नमस्कार दोस्तों, क्राइम की स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। मैं संदीप कुमार कहानी की शुरुआत करता हूं। गुजरात का दो परिवार लंदन में रहा करता था। एक गुजराती फैमिली थी और एक उनके जानने वाला परिवार, एक हिंदू फैमिली थी। एक क्रिश्चियन फैमिली वहीं उनके सेटल थे। सब कुछ वहीं रहते थे, वहीं कारोबार बिजनेस करते थे। उन दोनों परिवारों के बच्चे लंदन में अलग अलग कॉलेज में पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी में। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था जेसिका और एक लड़का था दूसरे परिवार का जिसका नाम था मितेश पटेल। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल्स की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिसिन और दवाओं से जुड़ी हुई जो पढ़ाई होती है। बात 2009 की है। यूनिवर्सिटी के दौरान मितेश और जेसिका एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों अच्छे परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी। पहले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, एक दूसरे को समझा। इस दौरान मितेश जेसिका को महंगे महंगे तोहफे देता और उसका बहुत ख्याल रखता। जेसिका उससे बहुत खुश हुई कि एक आइडियल बॉयफ्रेंड मिला है। फिर दोनों ने तय किया कि हम शादी कर लेते हैं। दोनों ने घरों में बात की। पहले फैमिली वाले तैयार नहीं थे क्योंकि एक बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी थी और क्रिश्चियन भी। लेकिन फिर भी जेसिका और मितेश की इस जोड़ी को देखते हुए और जेसिका की बहनों को भी पता था कि लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो तैयार हो गए। आखिरकार 9 जुलाई 2009 को इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अब दोनों लंदन में ही एक अलग अपने घर में रहने लगे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मितेश ने फार्मास्यूटिकल्स का अपना बिजनेस शुरू किया। जेसिका भी एक फार्मा कंपनी में जॉब करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन शादी के बाद जेसिका ने महसूस किया कि मितेश हमेशा उससे एक दूरी बनाकर रखता है। कुछ दिन लगा कि चलो हो सकता है कोई मजबूरी हो, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, शादी को साल बीत गए, वो कभी करीब नहीं आया। दोनों के बीच में जो पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, वो दोनों के बीच में रिश्ता बना ही नहीं। एक रोज जेसिका ने अपनी बहन को यह बात बताई। तो बहन ने कहा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन लड़का अच्छा है, तुम किसी तरह निभाओ। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन 2 साल के बाद अब मितेश का बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब वो पूरी तरह से जेसिका को कंट्रोल करने लगा, जो पहले इतना केयरिंग था, एकदम बदल गया। बात बात पर लड़ना झगड़ना, टॉर्चर करना, यह सब शुरू हो गया। लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते, जेसिका अपना घर बचाने की कोशिश करती रहती। धीरे धीरे वक्त बीता। एक रोज अचानक जेसिका की नजर मितेश के लैपटॉप पर पड़ी। उसने देखा कि इसमें बहुत सारे ऐसे डेटिंग ऐप्स हैं जो गे से रिलेटेड हैं, समलैंगिक। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। फिर उसने जब सारी चीजें देखीं, तो उसे लगा कि अच्छा, हम दोनों के बीच दूरी इसीलिए है कि शायद मितेश गे है। अब उसके ऊपर एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी उसने इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो मितेश उस पर उल्टा भड़क उठा। किसी तरह से जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान मितेश ने अपना एक फार्मा का बिजनेस अपने हिस्से से शुरू किया और जहां पर रहता था वहां से करीब 60 मील दूर उसने एक नया घर लिया। पति पत्नी दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। वहां शिफ्ट होने के बाद मेहमानों के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। उन्हीं में से एक डॉक्टर अमित थे, जो मितेश के दोस्त थे और वह अक्सर उनके घर आया करते। देर देर तक घर पर ठहरते। अमित और मितेश की उम्र लगभग समान थी। एक रोज अचानक जेसिका ने देखा कि मितेश का मोबाइल घर पर ही था और वह वॉशरूम में था। उसने मोबाइल उठाया तो देखा कि एक टेक्स्ट मैसेज आया है। मैसेज पढ़कर होश उड़ गए जेसिका के। उस मैसेज में वैसी सारी बातें लिखी थी जो एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उस तरीके से साथ जिंदगी बसाना चाहते हैं। अब जेसिका को लगा कि यह क्या है। फिर उसने रिकॉल करना शुरू किया कि अक्सर अमित उसके घर आता है, देर देर तक रहता है। दोनों एक कमरे में रहते हैं और वह उसके साथ बैठता नहीं है। जब कभी फोन आता है तो वह दूसरे कमरे में चला जाता है या छत पर चला जाता है। उसके सामने फोन पर बात नहीं करता। टेक्स्ट मैसेज उसने वैसे ही देख रखे थे। डेटिंग ऐप्स उसने वैसे ही देख रखे थे।
सारी चीजें मिलाकर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब दोनों में भयानक झगड़ा होना शुरू हो गया। इसी दौरान में बड़ी खामोशी से एक रोज मितेश पटेल ने जेसिका के नाम पर 2 मिलियन का इंश्योरेंस करा दिया। 2 मिलियन का इंश्योरेंस कराया और यह इंश्योरेंस कराकर उधर अमित के साथ उसकी बातचीत जारी थी। घर में झगड़ा बढ़ रहा था, लेकिन 2016 में अचानक डॉक्टर अमित को कोई जॉब मिला और वह लंदन से ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब जब ऑस्ट्रेलिया गया तो मितेश और अमित दोनों बड़े उदास थे। बिल्कुल एकदम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसी जुदाई का वक्त था। लेकिन वो चला गया। अब ये हुआ कि मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन दोनों घंटों फोन पर लगे रहते, टेक्स्ट मैसेज पर लगे रहते। और यह सारी चीजें जेसिका को मालूम थी। अब लगभग शादी को 9 साल बीत चुके थे। 2018 आ गया था। 2017 से जेसिका ने अपनी बहनों से कुछ बातें शेयर की। तो उन्होंने कहा, देख, हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए। तू एक काम कर, आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप नहीं बनते हैं। साइंस ने रास्ता खोल रखा है, एक IVF भी एक जरिया है। बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप बनते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होता है, उसके जरिए आप बन सकते हैं। तो IVF के थ्रू बहुत सारी गोदें भरी गई हैं। जेसिका को समझाया कि शायद तेरी गोद अब तक सूनी है, घर में कोई है नहीं, इसलिए भी मितेश इधर उधर भटक रहा है। एक बार अगर घर में बच्चा आ जाए तो शायद वो भी बदल जाए। लेकिन हो कैसे? दोनों के बीच में पति पत्नी के संबंध कभी बने नहीं 9 साल में। तो कहा कि साइंस बहुत तरक्की कर गया है। बहुत सारे और तरीके हैं जिससे लोग माँ बाप बनते हैं। सूनी गोद आबाद हो जाती है, उसी में से एक IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। कई बार किराए का कोख भी होता है कि आपके भ्रूण को एक तरह से पहले किसी और में इम्प्लांट कर सकते हैं और फिर वह बच्चा पैदा होता है। IVF इसके लिए एक बड़ा सही रास्ता है। तो जेसिका को तैयार किया उसके घर वालों ने कि तू IVF के थ्रू मां बन जा। जेसिका भी तैयार हो गई। अब उसने एक डॉक्टर से एक क्लिनिक का अपॉइंटमेंट लिया। 3 अटेम्प्ट किए, 3 कोशिशें हुईं, लेकिन तीनों कोशिशें नाकाम रहीं। जेसिका और ज्यादा उदास रहने लगी। इधर मितेश, पति का कोई साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन मितेश हमेशा जब भी IVF वाला सेटिंग होती, वह जरूर जाता था साथ। जेसिका इस बात से बेखबर थी कि यह क्यों जाता है, उस वक्त केयर क्यों करता है। जब जब जाता, बहुत ध्यान रखता। आखिरकार चौथी कोशिश में, यह बात है 9 मई 2018 की। चौथी कोशिश में IVF सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। डॉक्टर ने कहा कि भ्रूण मिल चुके हैं और अब जो बेबी टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें रख दिया गया। 1 महीने के बाद इसको इम्प्लांट कर देंगे जेसिका के कोख में। उसके बाद फिर वह प्रेग्नेंट होगी, फिर डिलीवरी होगी। जेसिका पहली बार बहुत खुश थी 9 मई 2018 को कि चलो, IVF के थ्रू अब कम से कम उसकी सूनी गोद भर जाएगी। इधर मितेश भी बड़ा खुश था। घर वालों को भी पता चला जेसिका के, वो लोग भी सब खुश थे। 10 मई को, बल्कि इसके बाद 9 मई को यह खबर आई। 10 मई को जेसिका अपने घर गई, लोगों से मिली। अब यह हुआ कि चलो, सब ठीक हो जाएगा, मितेश भी बदल जाएगा। उसके बाद घर आ गई। लेकिन 4 दिन बीतते हैं, 14 मई की तारीख आती है। 14 मई की शाम 7 बजे, जब जेसिका अपने जॉब से वापस घर लौटती है, जिस फार्मा कंपनी में वह काम करती थी, जब वह घर लौटती है तो उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद मितेश घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता तो देखता है कि जेसिका के हाथ पैर और मुंह डक्ट टेप से बंधे हुए हैं, पूरे जिस्म से खून बह रहा है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। फौरन इसके बाद 8:02 पर पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ लुटेरे आए और उन्होंने सारा घर लूट लिया और मेरी वाइफ इंजर्ड है। फौरन पुलिस की टीम पहुंचती है, जेसिका को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जेसिका की मौत हो जाती है। जेसिका कोई बयान भी नहीं दे पाती। अब फौरन जेसिका के घर वाले पहुंचते हैं, सारे वहां पर आए। उसके बाद अब मितेश का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जेसिका की जितनी सिस्टर हैं, 2,
वो और जेसिका के फादर अब मितेश को दिलासा दे रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे चुप करा रहे हैं, लेकिन वह बेतहाशा रो रहा है। बात यही हो रही थी कि अभी 2-4 दिन पहले खुशी मिली थी कि यह लोग माँ बाप बनेंगे और यह हादसा हो गया। तो घर वालों ने पूरा दिलासा दिया, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। घर वालों को कहीं से भी यह शक की गुंजाइश भी नहीं थी कि कुछ गलत हो सकता है। घर के सामान सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, कुछ पैसे और बाकी चीजें लूट ली गई थीं। तो घर वालों को कोई शक नहीं हुआ। अब पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस अब तफ्तीश करना शुरू करती है। घर वालों की तरह पुलिस वाले नहीं थे। उन्हें हर केस को शक की निगाह से देखना होता है, यही बेसिक पुलिसिंग। तो पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं। जांच शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इस घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, मतलब कोई अंदर या बाहर जबरदस्ती नहीं आया। दूसरी जो चौंकाने वाली चीज आती है वह यह है कि इस घर के अंदर और बाहर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कोई तीसरा आता जाता दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस मितेश के मोबाइल और उसे चेक करती है और उससे बयान लेती है। मितेश कहता है कि मैं उस दिन घर पर था, मैं 7:07 के आसपास ही घर पहुंच चुका था। मेरे कुछ देर के बाद जेसिका घर पहुंची। उसने कहा मुझे पिज्जा खाना है, मैं उसके बाद पिज्जा हाउस निकल गया घर से। वहां जाकर पिज्जा का ऑर्डर दिया, फिर मैंने जेसिका को टेक्स्ट किया कि तुम्हारा ऑर्डर लेकर आ रहा हूं, और वह सही कह रहा था, उसने टेक्स्ट भी किया था उसी टाइम पर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा उस पिज्जा हाउस का, वहां पर वह मौजूद है, पिज्जा ले रहा है। लेकिन उस कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। वह यह कि पिज्जा की डिलीवरी जितनी जल्दी हो जाती है, उस दिन बहुत लेट हो रहा है। बल्कि पिज्जा रखा हुआ है, वह उठा नहीं रहा, घर जा नहीं रहा और गप्पे मार रहा है, टाइम पास कर रहा है। एक तरह से पुलिस वालों को लगा, इतना फालतू टाइम किसके पास होता है। इसको पिज्जा मिल चुका है, लेकर जाए, घर जाएगा, फौरन खाएगा। यहां यह वक्त जाया कर रहा है। तो यह टाइमिंग जो थी, वह पुलिस वालों को पहला डाउट क्रिएट करती है। सीसीटीवी फुटेज में कोई आना और जाना इन दोनों के अलावा उस घर में किसी की एंट्री नहीं है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है। जब तलाशी लेती है तो चूंकि फार्मेसी का काम था, पुलिस ऊपर के फ्लोर पर जाती है। वहां एक डक्ट टेप मिलता है जिसमें से कुछ फटे हुए थे। अब पुलिस ध्यान देती है कि जो जेसिका के मुंह और हाथ पर डक्ट टेप बांधा हुआ था, वह उसी डक्ट टेप का हिस्सा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये घर के अंदर के ही किसी शख्स का काम है, क्योंकि बाहर से तो कोई आया नहीं। अब ये सारी चीजें जब देखीं, तो फिर पुलिस ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, वह यह कि अब आजकल मोबाइल और हेल्थ ऐप सभी फोन में होता है। वहां की पुलिस को एक चीज टाइमिंग के हिसाब से मिलती है। टाइमिंग यह कि 7:02 के आसपास जेसिका घर आई थी। उसके बाद यह पहुंचता है वहां, फिर यह 8:02 पर पुलिस को फोन करता है। तो यह सारी चीजों के बीच में करीब करीब 40 मिनट का हेरफेर था। 40 मिनट के बाद पुलिस को फोन किया गया, मतलब 40 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। तो पुलिस ने उस 7:02 से लेकर 7:40 के दरमियान क्या क्या हुआ, उसके हिसाब से घड़ी मांगी मितेश से। उस घड़ी को लेकर कुछ और नहीं, वे सीधे गए हेल्थ ऐप में। कमाल देखिए, आजकल छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी क्राइम को सॉल्व करने में मदद करती हैं। उस हेल्थ ऐप में देखा, हेल्थ ऐप में आपके डेली रूटीन का सारा डिटेल होता है, जैसे कल मैंने कितना वॉक किया, कितना दौड़ा, कितने देर दौड़ा, कितनी कैलोरी बर्न की, सब कुछ। और वीकली चार्ट भी आता है। आप डेट के हिसाब से अपना देख सकते हैं, आप सभी देखते होंगे। तो पुलिस ने उस हेल्थ ऐप को खोला, उसकी हिस्ट्री में गए और टाइमिंग देखी। डेट 14 मई 2018, 7:02 से 7:40। जब देखा तो अचानक बीच में पुलिस ने देखा कि करीब 10 मिनट तक उस हेल्थ ऐप में यह दिखा रहा है कि उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं और वह तेजी से सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहा था। क्योंकि आपका मूवमेंट हेल्थ ऐप के जरिए रिकॉर्ड होता है, आप कितना तेज भाग रहे हो, स्लो भाग रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, स्टेप्स कितनी हैं, तो सारी चीजें होती हैं। उसमें यह था कि यह ऊपर नीचे दौड़ रहा था।
अब घर के अंदर कोई शख्स क्यों दौड़ेगा? घर के अंदर सीढ़ियों पर सिर्फ या तो एक्सरसाइज बाकी करें, बाकी का पिछला कोई चार्ट नहीं है, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उस दिन का, जिस दिन यह मर्डर हुआ, उन 10 मिनटों में 10 मिनट घर के अंदर उसके दौड़ने की हेल्थ ऐप रिकॉर्ड दिखा रहा था, डाटा दिखा रहा था। अब डक्ट टेप ऊपर था, ऊपर का सामान भी तहस-नहस किया गया था। फिर लाश नीचे थी। तो कई बार ऊपर नीचे आना जाना हुआ होगा और उसी आने जाने के दौरान उसकी सारी जो पल्स रेट और ये सारी चीजें उसके हेल्थ ऐप में रिकॉर्ड हो गईं। इसको जब पुलिस ने देखा, उसके बाद सीधे कत्ल के तीसरे दिन 14 मई को ये कत्ल हुआ। 17 मई को जब सीसीटीवी फुटेज, नो फोर्सफुल एंट्री कोई थी नहीं, बाहर से कोई आया नहीं, पिज्जा शॉप पे वक्त बर्बाद करना और सबसे बड़ा सबूत हेल्थ ऐप। उन 10 मिनटों में उसकी धड़कनों की रफ्तार जो दौड़ रही थी, भाग रही थी। इन सबूतों को सामने रखकर पुलिस ने मितेश को अपनी ही बीवी जेसिका के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया और जेसिका की फैमिली को यह बात पता चली, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे सोच भी नहीं सकते थे कि मितेश ऐसा कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर मितेश ने जेसिका का कत्ल क्यों किया? जिसके साथ कॉलेज में उसका इश्क शुरू हुआ, जिसके साथ उसने जबरन शादी की, 9 साल बीत गए, ठीक है, झगड़े भुगड़े हुए, लेकिन एक छत के नीचे दोनों रहते थे। तो वजह क्या थी? फिर यह कहानी सामने आई कोर्ट में। बहुत ही अजीब वजह थी। वजह 2 थी। पहली, पैसे से भी ऊपर। जब डॉक्टर अमित मितेश की जिंदगी में आया, तो इन दोनों ने तय किया कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और अपना परिवार बनाएंगे। दोनों गे थे, तो बच्चे तो हो नहीं सकते थे, लेकिन इनका यह था कि बहुत सारे यूरोप और बाकी देशों में, आपको पता ही है, लड़का लड़के से शादी करने, लड़की लड़की के साथ रहने को कानूनी मान्यता मिली है। अपने देश में नहीं है। तो इन दोनों का था कि डॉक्टर अमित और मितेश, ये दोनों साथ रहेंगे। और चूंकि अब डॉक्टर अमित ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। उसके लिए 2 चीजें चाहिए थी। एक, पैसा। तो मितेश ने 2 मिलियन का इंश्योरेंस कराया अपनी वाइफ जेसिका का। मौत के बाद वो पैसे उसे ही मिलने थे। दूसरा, अब फैमिली चलाएंगे, तो फैमिली कैसे होगी? तो पहली बार इनडायरेक्टली जो आइडिया आईवीएफ का दिया था, वह मितेश का ही था। उसने कहा कि चलो हम आईवीएफ के थ्रू माँ बाप बनते हैं। उसके बाद वो क्लिनिक गए, 3 बार नाकाम, चौथी बार में सक्सेसफुल हो गया। 9 मई को यह सक्सेसफुल हुआ। 10 मई को वह घर गई और उसके ठीक 4 दिन बाद मितेश ने उसे मार डाला। अब आईवीएफ का जेसिका के कत्ल से क्या लेना देना? तो प्लानिंग यह थी कि जेसिका की मौत के बाद, चूंकि यह सक्सेसफुल हो गया था, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ट्यूब में ही होता है। 1 महीने के बाद उसको इम्प्लांट करना था किसी कोख में, मतलब जेसिका के कोख में। और उस टेस्ट ट्यूब बेबी या उस आईवीएफ या उस भ्रूण का मालिक कौन होगा? पेरेंट्स होंगे या तो जेसिका या मितेश। जेसिका इस दुनिया में नहीं बची, तो उसका क्या करेगा? यह मितेश तय करेगा। मितेश और अमित ने यह तय किया था कि जैसे ही आईवीएफ कामयाब हो जाए और जब इम्प्लांट करने का डेट आए, महीने भर के अंदर, उसी दौरान यह दोनों निकल लेंगे। लेकिन अमित को यह मालूम नहीं था कि इसके लिए मितेश जेसिका को मार डालेगा। लेकिन मितेश के दिमाग में यही था। तो जैसे ही आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ, उसने अमित के साथ रहने के लिए 2 मिलियन जो फंड था, उसके लिए इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए जेसिका को मारा। और आखिरी प्लान उसका यह था कि उस भ्रूण को लेकर, उस टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर वह ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अपना सब कुछ यहां बेचकर। और वहां जाकर वह डॉक्टर अमित के साथ रहेगा। वहां किसी महिला को किराए पर कोख लेगा और उसमें भ्रूण डालेगा। उससे जो औलाद होगी, उस औलाद के सहारे वह और डॉक्टर अमित, यह दोनों अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे। दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, अजीब अजीब चीजें सोचते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इस तरह से भी सोचता है? क्योंकि मैंने बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज की हैं, सुनाई हैं आपको कहानियां, लेकिन ऐसी प्लानिंग और ऐसा मोटिव और ऐसा मकसद, इससे पहले मैंने सुना ही नहीं था। इंसान का दिमाग कहीं भी जा सकता है। तो यह थी आज की कहानी।
इंसानी दिमाग की जटिलता और लालच की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कोई अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मितेश और डॉक्टर अमित की इस साजिश ने जेसिका की जिंदगी छीन ली और हमें एक और दर्दनाक क्राइम स्टोरी दे दी। आपसे अब मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।